हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर +1 क्लास, और +1 क्लास के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नया चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था द लिविंग वर्ल्ड, उसके सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो न्यू व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए बच्चों, जब भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात होती है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। इट इज अ साइंटिफिक प्रोसीजर जिसमें क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं। मीन्स साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं। किस में अरेंज करेंगे? देखिए, हम उनको ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं, सब ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो ग्रुप्स में बनाएंगे या उनके सब ग्रुप्स हम वहां पे अरेंज कर सकते हैं। फिर बात आती है कि जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनेंगे वो किसके बेसिस पे बनेंगे। ये जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स हैं दे आर, यू कैन से, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। इसके बेसिस पे हम उनको, ठीक है ना, ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में बनाते हैं। एंड दीज ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स फर्दर यू कैन से प्लेस्ड इन द हायरार्की। हम इसको किस में रख देंगे? हायरार्की, हायरार्चिकल कैटेगरी में। जैसे हायरार्चिकल कैटेगरी क्या होती है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जैसे स्पीसीज है, स्पीसीज वो मिलके क्या बनाते हैं? एक जीनस बनाते हैं, जीनस मिलके एक ऑर्डर, यू कैन से, क्लास बनाते हैं, क्लास फिर एक ऑर्डर बनाता है। तो इस तरह से जो प्रीवियस चैप्टर में हमने एक क्लासिफिकेशन का हायरार्की पढ़ा था उसमें हम इन ग्रुप्स को रखते हैं। तो दैट मीन्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसीजर इन विच ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स on the basis of the similarities and dissimilarities, and they are further placed in the hierarchical categories। उनको हम क्या किस में रख देंगे? अब बड़ी बड़ी कैटेगरीज में रख देंगे। ओके, दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब बात आती है बच्चों की व्हाट इज द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत होती है? आप जब भी किसी शॉप पे विजिट करते हैं तो आप वहां पर कोई भी सामान अगर शॉपकीपर से मांगते हैं तो वो क्या कोई टाइम लगाता है वहां पे? नहीं। जैसे ही आपने उसको सामान बोला वो एकदम से जाता है और उठा के आपको वो सामान दे देता है। बच्चों देखिए, अब उसको इतने सामान में से आपने जो सामान बोला है उसको वो कैसे याद रहा? बिकॉज उसने अपनी जो दुकान है, अपनी जो शॉप है, उसके सारे सामान का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। कैसे क्लासिफिकेशन किया उसको पता है कि जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम सोप्स या डिटर्जेंट्स की बात करते हैं कि डिफरेंट सोप्स होती हैं आज की डेट में, और ये नहीं पता कौन सा पर्सन कौन सी सोप मांग ले। तो इसलिए वहां पर उसने वहां पर बहुत सारे कॉर्नर्स बनाए होते हैं, उन कॉर्नर्स में पर्टिकुलर सोप्स को रखा होता है। दैट्स व्हाई वो कैटेगराइजेशन है। तो दैट मीन्स अगर हम भी अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इस धरती पे बेटा बहुत ही कैसे जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिविजुअली हम उनको लर्न नहीं रख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें भी उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा, उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा, उनको हमें ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में लगाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न एवरी ऑर्गेनिज्म। हम नहीं लर्न रख सकते बिकॉज डाइवर्सिटी इज मोर। दिस इज अबाउट 2.4 मिलियंस कि इतनी सारी डाइवर्सिटी हमारे पास इस धरती पे है। विदाउट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। अगर हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं होगा क्लासिफिकेशन करने के लिए तो हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट अकर इन ए वन लोकेलिटी, कि एक लोकेलिटी में सभी तरह के इंडिविजुअल नहीं मिल सकते। दैट्स व्हाई
इसलिए भी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज वेरी मच नीडेड। नाउ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। की कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं which are living in the past but now they are not available, तो उनको अगर स्टडी करना है तो हमारे पास एक सिस्टम रहेगा। अगर हम उनको सिस्टमैटिक वे से क्लासिफाई कर ले तो उनको स्टडी करना बड़ा ही आसान हमारे लिए रहता है। चलिए, क्लासिफिकेशन हेल्प इन द नोइंग रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स। अगर हमारे पास वेल क्लासिफिकेशन होगा, बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन होगा, तो डिफरेंट ग्रुप्स को हम कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को स्टडी यहां पर किया जा सकता है इफ वी आर हैविंग ए वेरी गुड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। की जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? फर्स्ट पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब ऑल द पॉसिबल टाइप्स ऑफ द स्पीसीज। कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि धरती पे इस अर्थ के ऊपर जितना भी स्पीसीज है उस स्पीसीज को पहचान के उसको डिस्क्राइब किया जाए। डिस्क्राइब करने का मतलब होता है उसके कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाए, उनको फीड किया जाए, उनको डाटा को स्टोर किया जाए, सो दैट हर स्पीसीज को हम डिस्क्राइब कर सके और उसके एक डाटा हम मेंटेन रखें। ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। नाउ सेकंड इज टू अरेंज स्पीसीज इन ए वेरियस ग्रुप्स एंड कैटेगरीज। फिर हमारा मेन मकसद बन जाता है कि हमारे पास हमने जब डिस्क्राइब कर लिया, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हम उसको वेरियस कैटेगरी में, ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, और सब ग्रुप्स को फिर हायरार्की में हम रखते हैं। किस बेसिस पे रखते हैं? सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द यू कैन से डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ अब इसका क्या बेनिफिट होगा? हेल्पिंग इन इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ताकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके। इसलिए भी हम हेल्प देना चाहते हैं कि हमारे पास जब भी कोई किसी बुक को खोल के देखे, अगर उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स लिखे हों, ऑलरेडी स्टडीड हों, डिस्क्राइब्ड इंडिविजुअल्स हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो। देखिए, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को पहचानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हमारे पास रिसोर्स के तौर पे 2 या उससे ज़्यादा या 4 या 10 या 20 ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके कैरेक्टर्स हमें याद होंगे और हमारे पास होंगे, तो हमें एक ईजी यू कैन से आइडेंटिफिकेशन वहाँ से हम कर सकते हैं। नाउ टू इवॉल्व ए नेचुरल फाइलोजेनेटिक सिस्टम विच शुड इंडिकेट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज। और सबसे बड़ा जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, हम ऐसा नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप करना चाहते हैं जो हमें ओरिजिन के बारे में बताए और इवोल्यूशन के बारे में बताए कि जो स्पीसीज हैं हाउ दे आर अराइजिंग, और उनका जो इवोल्यूशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कैसे वो इवोल्यूशन हो पा रहा है। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, जब भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात होगी तो मेनली जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 तरह की टाइप्स हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हो जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए बच्चों, मेन हमारे पास 3 टाइप हम यहां पर स्टडी कर सकते हैं। 3 तरह के टाइप्स हमारे पास हो सकते हैं। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा हमारे पास होगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरा होगा हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए बच्चों, आज इस लेक्चर में हम सिर्फ 2 ही सिस्टम यहां पर स्टडी कर पाएंगे। एक हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम इसमें स्टडी कर सकेंगे, दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला जो लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम डील करेंगे आज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इट इज यूज्ड, इसमें क्या यूज करते हैं हम? ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की, जो आपको सामने ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, लाइक हैबिट, कलर उसमें होता है, नंबर उसमें हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको दिखाई रहे हैं, शेप कैसी है ऑफ द लीव्स की, एक आपके सामने प्लांट्स हैं, प्लांट की हैबिट क्या है, वो कहां पे रहता है,
कलर क्या है या नंबर क्या है और शेप ऑफ लीव्स क्या है, ऑल दीज कैरेक्टर्स और यू कैन से ग्रोस मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर देखते हैं कि सबसे पहले इस धरती पे सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया था, जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया था, इट वाज गिवन बाय अरिस्टोटल एंड विच वाज गिवन इन 350 बीसी के अंदर ये दिया गया। बहुत एंशिएंट क्लासिफिकेशन है। उसने क्या किया, ही डिवाइड द एनिमल इनटू 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में यहां पर उसने डिवाइड कर दिया पूरे एनिमल्स को। एक था इनेमिया मींस विद रेड ब्लड सेल्स, कि जिन ऑर्गेनिजम्स के पास रेड ब्लड है उनको एक कैटेगरी में रख दिया, और एनेमा जो विदाउट रेड ब्लड सेल्स है उनको अलग कैटेगरी में रख दिया। तो दैट मीन ऑन द बेसिस ऑफ द आरबीसीज, मींस जिनके पास एक रेड ब्लड है और जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। ये 2 कैटेगरी किसने बनाई, अरिस्टोटल ने बना दी। सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। एंड ही आल्सो क्लासिफाइड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट, हैबिटेट के बेसिस पे क्यों एनिमल रहता कहां पे है। जैसे उसने एक्वाटिक मींस एक्वाटिक एनिमल्स नाम दे दिया, जो टेरेस्ट्रियल जो धरती पे रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल नाम दे दिया, और जो एरियल में जो हवा में रहते हैं उनको एरियल एनिमल्स का नाम दे दिया। तो ये 2 क्लासिफिकेशन थी विच वाज गिवन बाय अरिस्टोटल। नाउ एक दूसरा साइंटिस्ट आता है प्लाइनी द एल्डर, जिसको हम कहते हैं 23rd to 79 AD की बात है। एंड ही वाज आल्सो यूज्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर बोथ, उसने प्लांट्स के लिए भी इस्तेमाल किया और एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल किया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, और डिवाइड किया किसमें, लैंड एनिमल्स में, वाटर एनिमल्स में, एयर एंड वाटर एनिमल्स, और लैंड के भी जो वाटर पे भी रह लेते हैं और जो लैंड पे भी रह लेते हैं। उसके बाद जो प्लाइनी था, ही डिस्टिंग्विश्ड एनिमल्स इनटू जैसे फ्लाइट एंड नॉन फ्लाइट वंस, विच इंक्लूडेड बैट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और इन फ्लाइट एनिमल्स। मीन्स ये जो प्लाइनी था उसने एनिमल्स को किस बेसिस पे, फ्लाइट का मतलब होता है तो फ्लाई करते हैं, मीन लगातार फ्लाई करते हैं, लेकिन एक फ्लाइट करते हैं मीन्स 2 कैटेगरी बना दी, एक फ्लाइट की और दूसरी नॉन फ्लाइट की। और जो फ्लाइट एनिमल्स थे उसके अंदर इंक्लूड कर दिया बैट्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, इनको सबको नाम दे दिया कि ये फ्लाइट। फिर देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया जिसको हम लिनस के नाम से जानते हैं, बड़ा ही फेमस साइंटिस्ट है। ही आल्सो पुट फॉरवर्ड एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ने भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर। 2 करेक्टर इसने चूज किए, मीन्स वेजिटेटिव मीन्स उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उसकी लीव्स कैसी हैं, स्टेम कैसी है, ठीक है ना, उसके बेसिस पे, और दूसरा सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया किसने, लिनस ने किया। एंड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज इजी टू प्रैक्टिस बट नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। देखिए जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको इस्तेमाल करना बहुत ही इजी है। क्यों, हमने ग्रोस मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर देखने हैं, ठीक है ना, और मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को देख के उसके बेसिस पे सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इट इज नॉट वाइडली यूज्ड, कि सभी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों, बिकॉज इट गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, कि वेजिटेटिव कैरेक्टर को और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया। अब आप पूछेंगे कि इक्वल वेटेज देने से नुकसान क्या है। देखिए बच्चों, जब वेजिटेटिव की बात होती है, वेजिटेटिव का मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सटर्नल कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, कि जब एनवायरमेंट में कोई चेंज आएगा तो उनकी मॉर्फोलॉजी में चेंज आ सकता है। तो इसलिए क्या हो सकता है कि ये एक वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। हाँ, कि जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो एक रह सकती है जो एनवायरमेंट के साथ चेंज नहीं होगी, लेकिन जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है इट इज अफेक्टेड बाय द यू कैन से मॉर्फोलॉजिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट सिस्टम इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, हमें कहते हैं इट इज बेटर देन द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वो भी चलिए जानने की कोशिश करेंगे अंत में, अंत तक बने रहना, क्योंकि अब आपको यहाँ पे पता लगेगा कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल से क्यों बेहतर है। आर्टिफिशियल हम पढ़ चुके हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल ग्रोथ फैक्टर्स को ही ध्यान में रख के क्लासीफाई किया जाता है ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पर क्या है,
जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज गिवन अ इक्वल इंपॉर्टेंस। चलिए जानते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन कंपेरेबल स्टडी। याद रखना बच्चों, कंपैरेटिव स्टडी पे फोकस करता है, और जहां पे कंपैरेटिव स्टडी होती है वो हमेशा बेटर रहती है। ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत सारी हैं। ये नहीं है कि हमने 2 या ग्रोथ फैक्टर्स पे काम किया, वेजिटेटिव पे या सेक्सुअल पे काम किया। यहाँ पे ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सो एज टू ब्रिंग नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। क्योंकि हमारे पास अब नंबर बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर नंबर ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो भी यू कैन से सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी आएगी वो नेचुरल आएगी। नाउ इट एम्प्लॉयज दोज कैरेक्टर्स विच आर रिलेटिवली कांस्टेंट। और सबसे बड़ी बात है, इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उन कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दी गई विच आर यू कैन से कांस्टेंट। वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उनमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अभी तक आपने देखा जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, उसमें जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, एनवायरनमेंट में चेंज आने से वेजिटेटिव कैरेक्टर में चेंज आ सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो कांस्टेंट कैरेक्टर है उन्हीं को लिया गया है। चलिए देखते हैं वो कैरेक्टर कौन कौन से थे। पहला, जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यहाँ पर ईच एंड एवरी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज गिवन द इक्वल इंपॉर्टेंस। सेकंड, एनाटॉमिकल कैरेक्टर। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? एनाटॉमी का मतलब होता है जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ठीक है ना। और जो मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में, कलर के बारे में ये बताता है। फिर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर में सेल की स्टडी की जाती है, वो कैसे है। फिर फिजियोलॉजी, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी फिजियोलॉजी कैसी है। ऑन्टोजेनी डेवलपमेंट की जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसकी जो मीन्स राइट बर्थ टू द यू कैन से जब तक वो बड़ा होता है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होती है। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म, इस कैरेक्टर को भी यहाँ पे चूज किया। साइटोकेमिस्ट्री कि सेल के अंदर पूरी तरह से क्या क्या केमिकल्स प्रेजेंट होंगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सारा यहाँ पर स्टडी किया जाता है, उसको कंसिडरेशन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री देखा जाता है और उसके एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, ये सभी कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। अब इन कैरेक्टर्स को स्टडी करने का क्या बेनिफिट हुआ? एक्चुअली ऑल दीज कैरेक्टर्स ब्रिंग्स मैक्सिमम नंबर ऑफ द सिमिलैरिटीज इन ए ग्रुप। क्योंकि हमें पता है कि जब ये कैरेक्टर मिलेंगे तो किसी ग्रुप में ये बहुत सारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की क्या आएगी, सिमिलैरिटीज आएगी। दूसरा, कंपेरेबल डिफरेंसेस विद अदर ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और हमें क्या मिलेगा? कंपेरेटिव डिफरेंसेस मिलेंगे, हम डिफरेंट ग्रुप से उनको अलग कर पाएंगे। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल हम मैमल्स की बात करते हैं और हमने यहाँ पर सेवरल कैरेक्टर्स चूज किए हैं टू यू कैन से डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द अदर एनिमल्स। जैसे देखिए प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जो सिर्फ मैमल्स के अंदर ही मिलते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हेयर ऑन ऑल ओवर द बॉडी। विविपेरी, विविपेरी का मतलब होता है कि जो मैमल्स होते हैं दे गिव बर्थ टू यंग वन। दैट मीन्स ये क्या करते हैं, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर ही, और बॉडी के अंदर ही बच्चे की डेवलपमेंट होती है, उसे विविपेरी कहते हैं कि इनसाइड डेवलपमेंट, इनसाइड ही फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और फिर इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और डीन्यूक्लिएटेड अरिथ्रोसाइट्स। जो मैमल्स होंगे इनका जो अरिथ्रोसाइट्स, जो आरबीसी होगा, अरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड इनको हम वार्म ब्लडेड कहते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कि बाहर का टेम्परेचर चाहे जितना मर्जी हो, इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जैसे हमारा है 37 डिग्री सेल्सियस है। तो दूसरा एग्जांपल देखिए हमारे पास बर्ड्स। अब बर्ड्स क्या हैं? बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स, इनकी जो बोन्स है बीच में से खाली होती है, उसमें हल्की होती हैं। ओविपेरी, ये एग लेइंग होते हैं, ये एग ले करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है एंड न्यूक्लिएटेड अरिथ्रोसाइट्स होते हैं, मींस इनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं। नाउ इसी तरह सिमिलरली फिशेज की अगर हम बात करते हैं, दे डू नॉट हैव लिम्ब्स। जैसे इसमें बर्ड्स में हमने देखा यहाँ पर विंग्स हैं 4 लिम्ब्स, ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ लिम्ब 4 लिम्ब होंगे और हाइड लिम्ब होंगे। लेकिन इनके पास, फिशेज के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके पास क्या होंगे, फिन्स प्रेजेंट होते हैं इन प्लेस ऑफ द लिम्ब्स। एंड बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स, पूरी बॉडी स्केल्स से कवर्ड होगी फिशेज के केस में। और रेस्पिरेशन करते हैं किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करेंगे। 4 चैम्बर्ड हार्ट एब्सेंट होता है,
ठीक है ना, क्योंकि फिशेज में 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं, यहाँ पर कितने 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। और ये कैसे होंगे, इनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है बच्चों की द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी टेम्परेचर चेंजेज विद द एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट का मतलब जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, अगर सपोज कीजिए बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया है तो इनकी बॉडी का भी क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। इनको हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हम इनको कहते हैं। चलिए, नाउ इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होमोलॉजी ब्रॉट आउट थ्रू स्टडी ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। कि जो होमोलॉजी होता है, होमोलॉजी का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना होमोलोगस ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, और होमोलोगस ऑर्गन्स में हम क्या पढ़ते हैं कि ऐसे ऑर्गन्स जिनका जो ओरिजिन है और जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं लिम्ब ऑफ ह्यूमन, लिम्ब ऑफ हॉर्स, ठीक है ना, लिम्ब ऑफ बैट और लिम्ब ऑफ यू कैन से बर्ड। अब देखिए ह्यूमन का हैंड हम डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरह हॉर्सेस उसको दौड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बैट उड़ने के लिए, बर्ड्स भी उड़ने के लिए करते हैं। तो दैट मीन्स इन तीनों में क्या है, होमोलॉजी है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, ठीक है ना। जैसे हम इसके फॉर्मिंग की बात करते हैं तो इनमें क्या है, सबसे पहले ह्यूमरस है और फिर यू कैन से इनमें एक सेकंड मोड रेडियो अल्ना होती है। तो ये इनमें सब में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज है, तो इसलिए क्या हो गया होमोलॉजी या होमोलोगस ऑर्गन हो गए। मीन्स ओरिजिन और स्ट्रक्चर मीन्स एम्ब्रियोलॉजिक स्टेज इनकी सेम रहती है। लेकिन उसके बाद देखिए जो मॉलिक्यूलर होमोलॉजी होती है ये भी यहाँ पर स्टडी की जाती है। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी मीन्स कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है कि देखना होता है क्या डीएनए है या आरएनए है और किस तरह के प्रोटीन्स है। तो वहां पर जो डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे उनके अंदर मॉलिक्यूलर होमोलॉजी वहां पर हो सकती है। नाउ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर, ये ग्रेट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया है 1862 और 1883 में इन्होंने सबसे पहला यू कैन से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। किसने किया, बेंथम एंड हुकर ने किया। इन देयर 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम इन्होंने निकाले जेनरा प्लैंटेरम के नाम से। ये याद रखना है बच्चों, जेनरा प्लैंटेरम इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इन 1862 टू 1883। नाउ अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होगा। इट इज नॉट ओनली ब्रिंग्स नेचुरल रिलेशनशिप, की जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ हमारे लिए नेचुरल रिलेशनशिप लेके नहीं आ रहा है ऑर्गेनिज्म के बीच में, बट आल्सो स्टडीज इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज की ऑर्गेनिज्म किस तरह से इवोल्व हो रहे हैं, उन सब के बारे में भी हमें ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताता है। अब बात आती है कि हाउ दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेटर देन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला पॉइंट बच्चों यहां पे आता है कि यहां पर जो हर ऑर्गेनिज्म की एक्चुअल स्टडी की जाती है कि एक्चुअल में उसके पास कितने कैरेक्टर्स हैं और इन पैरामीटर्स को देखा जाता है। मींस एक्चुअल स्टडी इज डन। नाउ फिर हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले मैमल्स के बारे में बताया, फिर बर्ड्स के बारे में बताया, फिर फिशेज के बारे में बताया, तो दैट मीन्स हमने यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी कर ली है। क्या कर ली है, कंपैरेटिव स्टडी हमने कर ली है। फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं इनके बीच में आपस में एफिनिटीज क्या हैं उसके बारे में भी यहाँ पर स्टडी किया जाता है। दूसरा कि यहाँ पर जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, जो नेचुरल रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसको भी यहाँ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में स्टडी किया जाता है। तो दैट मीन्स हम अगर टोटल में देखा जाए तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द बेटर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम में तो सिर्फ हमने 2 ही पैरामीटर पे यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे और सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ साथ इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन को भी यहाँ पर स्टडी कर पा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना जरूर करें। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।